11 सितंबर 2001 8:46 पे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से पहला प्लेन टकराता है। ये अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 थी। और लोगों को जब तक कुछ समझ में आता तभी दूसरा धमाका होता है। साउथ टावर में यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 175 मिसाइल की तरह घुस गई है। पर ट्विन टावर पे हुआ यह अटैक तो बस शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ होना बाकी था। पेंटागन में 9:37 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 एक बिल्डिंग से जा टकराती है। सब परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। इसके कुछ मिनट बाद 10:03 पे पेंसिल्वेनिया में भी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 की टक्कर हो गई है। ध्यान दीजिए, 1.5 घंटे से कम टाइम में 4 प्लेन क्रैशेस हुए थे और सब मान रहे थे कि अगला टारगेट व्हाइट हाउस हो सकता है। इसीलिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की अब पहली जिम्मेदारी बन गई थी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की सेफ्टी को इंश्योर करना। अमेरिकन एयरफोर्स एक्टिवेट की जाती है पेट्रोलिंग के लिए कि कहीं कोई सस्पिशियस प्लेन दिख जाए। ओसामा बिन लादेन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा से खतरा अमेरिका को पहले से ही था, पर CIA ने भी नहीं सोचा था कि अमेरिकन प्लेन्स को ही ऐसे बॉम्ब्स की तरह यूज किया जाएगा। ये 9/11 का हमला 5 साल की बहुत अच्छे से की हुई प्लानिंग का नतीजा था। ओसामा बिन लादेन तो फेमस है ही, पर 9/11 के हमले का दूसरा मास्टरमाइंड जो था वो था ओसामा का सपोर्टर खालिद शेख मोहम्मद। ओसामा ने नवाफ अल-हज़मी, मोहम्मद अता, मरवाल अल-शेही, जिया जर्रा को प्लेन उड़ाने तक की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा था। जुलाई 2001 में ओसामा के लिए काम कर रहे इन लोगों ने ओसामा से ग्रीन सिग्नल मांगा अमेरिका पे हमला करने के लिए, और जब ओसामा ने ग्रीन सिग्नल जैसे ही दिया, 19 सुसाइड टेररिस्ट ने बॉस्टन, नेवाडा और वॉशिंगटन DC से अलग अलग 4 प्लेन से उड़ान भरी। ये सुसाइड टेररिस्ट 5, 5, 5 और 4 की टीम्स में डिवाइड हो चुके थे। इन्होंने पहले प्लेन्स को हाईजैक किया और एक एक करके मिसाइल्स की तरह बिल्डिंग्स में घुसते चले गए। हजारों लोग इसमें घायल हुए और 2977 लोगों की इसमें जान चली गई। He declared war on America. ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारने की। ओसामा जब किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, यहाँ एक क्लासमेट ओसामा की मुलाकात करवाता है शेख अब्दुल्ला आजम सादात से, जो कि एक कट्टर इस्लामिक थे। शेख अब्दुल्ला की अरब देशों के ऑफिशियल्स के बीच काफी रिस्पेक्ट थी और इनका एक ही एम था, एक सुप्रीम इस्लामिक दुनिया बनाना। ये मानते थे कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ वापस चले जाना चाहिए और इसे नाम मानने वालों के अगेंस्ट जंग छेड़ देनी चाहिए। और ओसामा की टेररिस्ट बनने की शुरुआत तब हुई जब अरब वर्ल्ड में सारे इंसिडेंट एक हिस्टोरिकल रूप ले रहे थे। उस वक्त इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात इजराइल से शांति के लिए दौरे की प्लानिंग कर रहे थे। उनके इस दौरे के खिलाफ एक अरबी मोर्चा बन रहा था। यही वजह थी कि जब अफगानिस्तान इस्लाम की चिंता के दायरे में आने लगा और मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा जगह जगह गूंजने लगा, इस ऐतिहासिक बदलाव की टाइमिंग को शेख अब्दुल्ला ने बड़े अच्छे से मापा और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करने का फैसला लिया। वहीं 1980 ओसामा बिन लादेन की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त शेख अब्दुल्ला और ओसामा का नाम इजरायली इंटेलिजेंस में स्टूडेंट टीचर के नाम से ऐड कर दिया गया था और उनका पता लगाते हुए इजरायली आर्मी पेशावर में उनके घर भी जा पहुंची थी। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी ने अपना अड्डा जमा लिया था और सोवियत यूनियन से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना डमी एजेंट बना लिया था। CIA
CIA एजेंट्स, पाक आर्मी ऑफिसर्स, पाक इंटेलिजेंस, सोवियत के बागी, अफगानिस्तान के बागी, दुनिया भर के इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग उस वक्त पेशावर में मौजूद थे। इस टाइम फ्रेम में ओसामा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरीज की आंखों का तारा बन चुका था, पर ओसामा को लगने लगा था कि इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में उसका रोल पहला नहीं था। और इस वक्त ओसामा को पकड़ने के लिए रशियन आर्मी ने भारी इनाम रखा था। पर जब रशियन आर्मी घर वापस जाती है, पेशावर में डेरा डाले मुजाहिदीनों ने जलालाबाद की तरफ मार्च किया। इनका लक्ष्य था अफगानिस्तान को फिर से अपने कंट्रोल में लेना, ताकि डॉक्टर नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट को खत्म किया जा सके। जलालाबाद का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत था। अमेरिकन और पाक सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे और मुजाहिदीन बुरी तरह से हार रहे थे। इस वॉर में ओसामा को एयर बेसिस पे अटैक करने का काम दिया गया था और अटैक करते वक्त ओसामा खुद घायल हो जाता है। और इसी बीच पेशावर में शेख अब्दुल्ला आजम सादात को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया है। शेख अब्दुल्ला को किसने मारा वो किसी को नहीं पता। 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हटने के बाद ओसामा फिर सऊदी चला जाता है अपनी फैमिली बिजनेस में काम करने और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स कलेक्ट करना शुरू करता है। और अब तक अल-कायदा एक ग्लोबल ग्रुप बन चुका था। CIA अब ओसामा के हर मूवमेंट पे नजर रख रही थी और ओसामा को पकड़ना उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन चुका था। 26 फरवरी 1993 खालिद के भतीजे रमजी यूसुफ ने विस्फोटक से लदी कार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के बेसमेंट में प्लांट की और उसे उड़ा दिया। इस घटना में 6 लोग मारे गए थे। ये वही खालिद शेख मोहम्मद है जिसने 9/11 की पूरी प्लानिंग करी थी। दिसंबर 1995 में CIA ने ओसामा पे नजर रखने के लिए एक छोटी सी यूनिट बिन लादेन यूनिट बनाई। इस यूनिट को माइकल शॉर्ट्स लीड कर रहे थे। ये 1996 से 2005 तक CIA की स्टैंड अलोन यूनिट थी, जो 9/11 की हमले से पहले और बाद में ओसामा और उसके सपोर्टर्स पे नजर रखने का काम करती थी। इसके जरिए इनको पता चला था कि ओसामा सितंबर 1996 में सूडान में था। ये इन्फो सूडानी टेररिस्ट जमाल फदल ने अमेरिकन एम्बेसी को दी थी और इनको इसी इन्फो से ये लीड मिली थी कि कुछ बड़ा अल-कायदा प्लान कर रही थी। 1997 में तालिबान के लीडर मुल्ला उमर ने ओसामा को कांदाहार में रहने को इनवाइट किया। कांदाहार के साउथ में जहां एक एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चरल स्टेशन काम कर रहा था, वहां ओसामा को रहने की जगह दी गई। पर इस जगह अमेरिकन स्पाइस का एक नेटवर्क ट्रिपवाइन काम कर रहा था। 1998 एलेक्स स्टेशन के ऑफिसर फिर से ओसामा को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ये ईस्ट अफ्रीका में बॉम्ब ब्लास्टिंग से पहले का टाइम था। इस मिशन को स्नैच एंड ग्रैब का नाम दिया जाता है, लेकिन इस प्लान में रिस्क बहुत था। अमेरिकन आर्मी को भी और कुछ बच्चे भी मर सकते थे। 7 अगस्त 1998 में अफ्रीकन कंट्रीज तांजानिया और केन्या में अमेरिकन एम्बेसीज पे टेरर अटैक किया गया। डायनामाइट से भरी ट्रकों का इसमें यूज किया गया था। केन्या में 212 तो तांजानिया में 11 लोग मारे गए थे। इन अटैक्स के बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ओसामा पे अटैक करने के लिए 2 क्रूज मिसाइल्स यूज करने की परमिशन देते हैं, पर इस अटैक में 30 लोग तो मरे पर ओसामा बच जाता है। 1998 में गैरी शॉरेन, जो कि एलेक्स स्टेशन के ऑफिसर थे, उन्होंने ओसामा को मारने का प्लान बनाया। इस बार उन्हें पता चला था कि लादेन कांदार के एक हिस्से हाजी अजब हाउस में रह रहा है। एक स्पाई ने इस खबर को कंफर्म किया। ऑफिसर्स ने सजेशन दिया कि शिप्स का इस्तेमाल करके अरेबियन सागर के रास्ते से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, पर 300 लोग मारे जा सकते थे और पास की मस्जिद भी टूट सकती थी। पर ओसामा को मारने के लिए अगर किसी मस्जिद को तोड़ा जाता तो हो सकता था इस मस्जिद के डिमोलिशन की वजह से करीब 1.5 अरब मुसलमान अमेरिका के खिलाफ हो जाए, तो इस प्लान को भी ड्रॉप किया जाता है। इस बार गैरी शॉरेन ने ये भी कहा था कि इस बार ओसामा को नहीं मारना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 9/11 के बाद ओसामा को पकड़ने का काम और तेजी पकड़ता है और अमेरिका इसे नाम देता है वॉर अगेंस्ट टेरर का। 9/11 के 3 महीने बाद अमेरिका को लादेन के अफगानिस्तान में होने की न्यूज मिली, लेकिन जैसे अमेरिका ओसामा पे नजर रख रहा था, वैसे ओसामा अमेरिका पे। CIA के फॉर्मर ऑफिसर ग्री बर्नस्टन को 14 नवंबर को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है कि लादेन अफगानिस्तान के जलालाबाद में रह रहा है। इसके बाद 8 लोगों की CIA टीम जलालाबाद भेजी जाती है। एक लोकल गाइड ने इस टीम को तालिबान के अगेंस्ट काम कर रहे अफगान कमांडर हजरत अली से मिलवाया। अली ने 3
अमेरिकन फाइटर्स को मदद के लिए उसकी टीम के साथ भेजा, पर तब तक ओसामा जलालाबाद से भी निकल चुका था। मोरक्को के रहने वाले लादेन के बॉडीगार्ड अब्दुल्ला ने बताया कि 17 नवंबर को लादेन, उसके टॉप डेप्यूटी और इजिप्शियन सर्जन ने जलालाबाद छोड़ दिया और अब लादेन का नया ठिकाना था साउथ में 30 माइल्स दूर तोरा बोरा पहाड़ों की गुफाएं। इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा को निशाना बना के इस एरिया में कई अटैक्स करवाए। CIA को अलकायदा की टेररिस्ट का ट्रीटमेंट करने वाले एक यमेनी डॉक्टर ने बताया कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी और मेडिसिन भी खत्म हो गई थी। इसी डॉक्टर ने लादेन को एडवाइस किया था तोरा बोरा छोड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हर दिन यहाँ अटैक्स किए जा रहे थे। अब लादेन अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान एंट्री ले चुका था। लादेन पहाड़ियों के किनारों से पाकिस्तान पहुंचा था। उस वक्त गार्डियन न्यूज़पेपर ने लिखा था कि इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि अलकायदा के एक सीनियर कमांडर अबू तोराब के इंटरफेरेंस के बाद लादेन और उसके सपोर्टर्स के लिए 40-50 फाइटर्स अवेलेबल करवाए गए थे। लादेन ने तोरा बोरा केव्स के अपने एक्सपीरियंस को 2003 में अल जजीरा टीवी पे ऑडियो टेप से शेयर किया था। वही जॉर्ज बुश ने अलकायदा चीफ लादेन को पकड़ने के लिए $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा था। फिर अमेरिका ने अपने सोल्जर्स इराक भेज दिए, जहां उनका टारगेट सद्दाम हुसैन था। साल 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, तब अफगानिस्तान खुद बटा हुआ था और अलकायदा से जुड़े लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, पर खत्म नहीं हुए थे। साल 2009 में अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट बराक ओबामा इलेक्ट कर दिए गए। मई 2009 में सिचुएशन रूम मीटिंग के बाद बराक ओबामा अपने कुछ एडवाइजर्स के साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीटिंग करते हैं, जहां व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रहे इमैनुअल, उस वक्त के CIA डायरेक्टर लियोन पनेता और डिप्यूटी एडवाइजर टॉम डेनिलियन शामिल थे और डिसाइड कर दिया जाता है कि ओसामा की सर्च ऑपरेशन को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी और हर 30 दिन में मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट ओबामा को दी जाएगी। इस वक्त CIA ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के इंसान को पकड़ा था, जो अलकायदा के लिए मैसेंजर का काम करता था, जिसने बहुत सारे क्लूज दिए थे ओसामा बिन लादेन के क्लोज कनेक्शंस के। स्पाइस ने उसके फोन और डेली एक्टिविटीज पे नजर रखना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अबू अहमद पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर अबोटाबाद के बाहरी इलाके तक भी लेके गया। उस प्रीमाइसेस का साइज और सिक्योरिटी देखकर पता चल रहा था कि वहाँ अलकायदा से जुड़ा कोई शख्स रह रहा होगा। इस घर में 3 फ्लोर्स थे। ऊपर के फ्लोर पर एक बालकनी थी, लेकिन बालकनी को एक दीवार से कवर कर दिया गया था। यह बहुत अजीब बात थी कि बालकनी के सामने दीवार रख दी गई थी। ऊपर से घर में ना कोई इंटरनेट कनेक्शन था, ना कोई लैंडलाइन फोन। ओसामा इस घर में अपनी 3 पत्नियों, 8 बच्चों और 4 पोतों के साथ रह रहा था। इंटेलिजेंस टीम ने घर के बाहर सूख रहे कपड़ों से गेस किया कि यहाँ ओसामा बिन लादेन रह सकता है। फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक टीम इस घर के ऊपर कंटिन्यूअस नजर रखे हुई थी। कभी कभी एक शख्स घर से बाहर निकलकर प्रीमाइसेस के अंदर तेज चलता था, जिसे CIA ने द पेसर का नाम दिया था। कचरा उठाने वाले लोग आते थे, पर कचरा ओसामा और फैमिली प्रीमाइसेस के अंदर ही जला दिया करते थे। CIA के स्पाइस के पास अब लीड थी द पेसर और कोई नहीं, ओसामा बिन लादेन ही हो सकता है। उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ओसामा को ढूंढने में अमेरिका का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा था कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग अलकायदा और तालिबान से सिंपैथी रखते थे। अबोटाबाद का ये घर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के बहुत करीब भी था, इसीलिए पाकिस्तान को इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, क्योंकि हो सकता था वो इन्फो लादेन तक पहुंच जाए। अमेरिका के पास 2 ऑप्शंस थे, प्रीमाइसेस को एयर स्ट्राइक से पूरी तरह से खत्म कर देना या फिर ग्राउंड ऑपरेशन को चलाना। प्रीमाइसेस को एयर स्ट्राइक से खत्म करने का पहला बेनिफिट था कि पाकिस्तान की जमीन पर कोई अमेरिकन कैजुअलिटी नहीं होती, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद भी सक्सेस होने के बाद ये कंफर्म करना मुश्किल था कि लादेन मौजूद था या नहीं। इसी समय अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पाकिस्तानी एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किए जा सकते थे। प्लान था कि डिप्लोमेट्स गवर्नमेंट से बात करेंगे और लियोन पनेता, माइक म्यूलन, जॉन ब्रेनन, जो कि ओबामा के क्लोज लोग थे, इन्होंने इस प्लान का सपोर्ट किया। उसके बाद 28 अप्रैल की रात को ओबामा ने टॉम डोनिलन, डेनिस मैकडो, जॉन ब्रेनन और बिल डेली को ईमेल भेजा कि उन्हें डिप्लोमेटिक वेलकम रूम में मिले। 28 अप्रैल को ही अबोटाबाद मिशन के लिए प्रेसिडेंट ओबामा ने परमिशन दे दी और मिशन को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमायरल मैकक्रेवन को दी गई।
1 मई 2011 11 बजे, जगह अफगानिस्तान का जलालाबाद एयरफील्ड। मिशन ओसामा बिन लादेन को खत्म करना था। 2 MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़ने के लिए तैयार खड़े थे। इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में यूएस नेवी सील के कमांडोज, पाकिस्तानी अमेरिकन ट्रांसलेटर अहमद और कायरो नाम का एक डॉग भी था। हेलीकॉप्टर्स की लाइट्स बंद थी और पायलट्स ने नाइट विजन चश्मे पहन रखे थे। किसी भी तरह की आवाज न हो इसलिए रेडियो सेट का साउंड भी बहुत कम कर दिया गया था। 15 मिनट बाद ही पाकिस्तानी बॉर्डर्स में पहाड़ियों की तरफ से घुस चुके थे ये 2 हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान के रडार इन हेलीकॉप्टर्स को इसलिए नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि पाकिस्तानी रडार्स इंडिया से जुड़ी बॉर्डर्स में ही ज्यादा अलर्ट रहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस टीम और ओबामा लाइव फील्ड से इस मिशन को देख रहे थे। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद से 150 माइल दूर एक छोटा सा शहर अबोटाबाद, जहां एक घर में छुपा था सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन। इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के उड़ने के बाद जलालाबाद के एयरबेस से 4 हेलीकॉप्टर्स और रवाना किए गए। 2 अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात हुए थे और 2 पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। ये 4 हेलीकॉप्टर्स बैकअप थी मिशन सपोर्ट के लिए। अब नेवी सील्स के ये हेलीकॉप्टर्स अबोटाबाद के लादेन के इस ठिकाने तक पहुंच चुके थे। लादेन का ये घर एक हवेली के जैसा था। अबोटाबाद की इस हवेली में हर कमरा पिंजरे की तरह था। हवेली में इतने दरवाजे थे कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचना भी काफी चैलेंजिंग था। पहले हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकी गई और 12 कमांडोज प्रेमाइसिस में उतरे। दूसरे हेलीकॉप्टर से 4 नेवी कमांडो, डॉग कायरो और ट्रांसलेटर अहमद को प्रेमाइसिस के बाहर उतारा गया। इन कमांडोज का काम था अंदर की एक्टिविटीज पे नजर रखना, जबकि अहमद का काम था लोकल लोगों को इस पूरे मिशन से दूर रखना। बाकी बच्चे 6 सील कमांडोज हवेली के छत पर उतर जाते हैं। सील कमांडोज बाउंड्री वॉल के सहारे हवेली के उस हिस्से पहुंचते हैं जहां एनिमल्स को रखा जाता है और कम साउंड वाले बॉम्ब्स से इस गेट को उड़ा देते हैं। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर सील कमांडोज का पहला सामना हुआ लादेन के राइट हैंड अबू अहमद अल कुवैती से। कमांडोज ने उसे मार गिराया और हवेली के अंदर कमांडोज 3-3 के यूनिट में बट चुके थे और ओसामा को ढूंढ रहे थे। उनका काम था अंदर का रास्ता क्लियर करना, जिससे ऊपर टेरेस पे दूसरी टीम अपने मिशन को पूरा कर सके। एक यूनिट अंदर के हिस्से में मेन गेट के पास पहुंची, जहां उनका सामना अबरार से हुआ, जिसके हाथ में AK-47 थी और उसके साथ उसकी बीवी भी थी। वही ये दोनों मार दिए जाते हैं। हर फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स पे डोर लगे हुए थे जो कि बंद थे। सील कमांडोज यूनिट्स उसे डायनामाइट से उड़ाकर आगे बढ़ रही थी। फिर कमांडोज के सामने आया लादेन का बेटा खालिद। खालिद ने स्टेयर्स के ऊपर से ही AK-47 फायर किया। फिर खालिद भी मारा गया। अब सील कमांडोज 3rd फ्लोर के लास्ट स्टेयर्स तक पहुंच चुके थे। कमांडोज को उनके नाइट विजन चश्मे की ग्रीन लाइट में बेडरूम के डोर के पीछे कोई छुपा दिख रहा था। ओसामा को पकड़ने के लिए कमांडोज अंदर घुसे तब कमरे में लादेन की 2 बीवियां उसे घेर कर खड़ी थी। लादेन की छोटी बीवी अमाल अरबी में चिल्ला रही थी। कमांडोज ने एक गोली उसके पैर पर मारी। रिस्क था कि लादेन की 2 बीवियां ह्यूमन बॉम्ब हो सकती थी। फिर 2 कमांडोज ने दोनों बीवियों पर कंबल डाल दिया। सेल्स की दूसरी यूनिट भी रूम के अंदर घुस चुकी थी, जिनके M4 लेजर गन से 5.56 mm गोली चली और लादेन के सीने में लगी और दूसरी गोली उसके सिर के आग के साइड में मारी गई थी, जिसकी वजह से लादेन भी मारा गया था और वॉर अगेंस्ट टेरर का मिशन कंप्लीट हो गया। सील कमांडोज ने वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ओबामा और ऑफिसर्स को कोड मैसेज भेजा, जेरेनिमो इकिया, जिसका मतलब था एनिमी किल्ड इन एक्शन। 9/11 के 9 साल 7 महीने और 20 दिन बाद अमेरिका ने अपना बदला लिया।